आज हम बात करेंगे भारत के एक समय के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून सुब्रतो रॉय सहारा के बारे में। कैसे एक मिडिल क्लास से आया हुआ लड़का महज कुछ ही सालों में सहारा जैसा एम्पायर बना देता है और वो भारत में जो कुछ भी करता है वो सबसे बड़ा या सबसे अलग होता है। तो आइए जानते हैं विस्तार से कहानी सहारा श्री कहे जाने वाले सुब्रतो रॉय की। एंड फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं अपनी रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। तो वापस आते हैं टॉपिक पे एंड स्टार्ट करते हैं अपना इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सुब्रतो रॉय सहारा का जन्म 10 जून 1948 को एक हिंदू बंगाली फैमिली में बिहार में होता है। बिहार का एक एरिया है अटरिया नाम का, वहाँ पे इनका जन्म होता है। पहले इनके माता पिता ढाका में रहते थे जो आज के बांग्लादेश में है। बाद में ये लोग शिफ्ट कर लेते हैं बिहार में और यहीं पे इनका जन्म होता है। ये अपने घर के बड़े बेटे होते हैं और बताया जाता है कि एक अपर मिडिल क्लास परिवार था, जमींदारों के घर से ये आते थे। यहाँ पर इनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में होती है। बाद में आगे की पढ़ाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। गोरखपुर में एक इलाका है तुर्मनपुर, यहीं पर ये लोग रहते हैं एक रेंटेड हाउस में और यहीं से अपना जो कॉलेज होता है वो ये कंटिन्यू करते हैं, स्टडी करते हैं। और इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था जो ये कंप्लीट करते हैं अपना। देखिए, मैं सारी डिटेल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारा खेल था लखनऊ और गोरखपुर के बीच का था। मतलब ये कहानी गोरखपुर से स्टार्ट होती है और लखनऊ तक आती है। तो आगे चल के आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो आप ध्यान से वीडियो को देखिए। कॉलेज तक सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं, पर कॉलेज के बाद में इनका मन होता है जॉब करने का। लेकिन तब तक इनके जो पिता होते हैं, जो उस समय शुगर मिल में काम कर रहे होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में सारी जिम्मेदारी जो होती है घर की वो सुब्रतो रॉय के कंधे पर आ जाती है, जिसके बाद ये जॉब नहीं कर पाते हैं। इसके चलते अपना खुद का काम डालना शुरू करते हैं और ये अपना लम्ब्रेटा स्कूटर इनके पास होता है, उससे ये गोरखपुर में नमकीन बेचने का काम शुरू कर देते हैं और ये इसका नाम रखते हैं जय प्रोडक्ट। और ये जो जय प्रोडक्ट होता है ये ठीक ठाक चलता नहीं है, ये एक तरीके से आप मान सकते हैं कि फ्लॉप हो जाता है एक टाइम के बाद। उसके बाद में अपनी वाइफ के साथ मिलकर कई सारे छोटे मोटे बिजनेस डालते हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस इनका चलता नहीं है। और तब तक साल आ चुका होता है 1977 यानी 1977 और अब बस एक ही साल बचा था। एक साल के बाद इनके माइंड में एक ऐसा आइडिया आने वाला था जो इनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। अब साल आता है 1978। अब ये एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं सहारा इंडिया। ये कंपनी का जो ऑफिस होता है उसे गोरखपुर में बनाया जाता है और ये जो ऑफिस होता है ये बहुत छोटा होता है, तकरीबन इसे 2000 रुपये की लागत में बनाया जाता है। और बस ये 3 लोग होते हैं जो शुरुआत में इस ऑफिस में काम करते हैं। इस कंपनी का जो काम होता है वो ये होता है कि जो भी डेली काम करने वाले मजदूर हैं, डेली बेसिस पे जो लोग काम करते हैं, लेबर हैं, उनसे कहा जाए कि आप जो भी कमाते हैं उसका 20% हमारे पास इन्वेस्ट करो और हम आपको कुछ ही टाइम के बाद उसका डबल करके देंगे, या फिर आपको बहुत ही हाई फाई हम इंटरेस्ट देंगे जो आपको बैंक नहीं दे पाते हैं। अब लोग इनके पास आना शुरू कर देते हैं 1978 से 1985 के बीच में। ये जो सहारा की शुरुआती टाइम होता है इसमें कई सारे लोग सहारा में आके इन्वेस्ट भी करते हैं। अब ये टारगेट करते हैं गांव वाले एरियाज़ को, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास कोई भी बैंक्स नहीं होते थे, ना ही बैंक के अकाउंट होते थे। बहुत रेयर लोग होते थे जिनके पास बैंक का अकाउंट होता था। लेकिन उनकी एक होप होती है, जो लोग होते हैं उनकी एक होप होती है कि इनका जो पैसा है उससे उनको कुछ ब्याज मिल जाए छोटा मोटा। और इसी के चलते ये लोग यहाँ पर आके सहारा में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। शुरुआत में सहारा अपने 48 ऐसे लोग बना लेता है जो डेली आके अपना कुछ ना कुछ पैसा सहारा में इन्वेस्ट करते हैं और इनकी रकम 2 गुनी हो भी जाती है। इसके बाद में सहारा इन्वेस्ट का पैसा लगातार वापस भी कर रहा होता है। इससे सहारा का जो ट्रस्ट होता है वो बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न लगातार मिल रहे होते हैं। टाइम टू टाइम किसी का डिले नहीं होता था, सबको रिटर्न मिलते थे। अब साल आता है 1980 और अब जो सहारा ग्रुप होता है वो बहुत ही तेजी के साथ ग्रो करता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 1987 से 1988 तक सहारा लोगों को जॉब देने लगा था। अब ये लोग जॉब कैसे देते थे, ये क्या करते थे कि जो रूरल एरियाज होते थे, जो गांव टाइप के होते थे, वहाँ पर लोगों को एजेंट बना देते थे। और एजेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता था कि जो एजेंट बनेगा वो कंपनी में कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो एजेंट बनेगा। जो लोग एजेंट बन जाते थे वो लोग और लोगों को कन्विंस करते थे कि आप इन्वेस्ट करिए सहारा में, जो भी आप कमा रहे हैं उसका 20% 30% आपको पैसा हम बढ़ा कर देंगे
और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं सहारा में। और ये जो एजेंट्स होते हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है दिन पर दिन, और 1990 आते आते करीबन हजारन एजेंट्स सहारा में हो जाते हैं। और ये बताया जाता है कि ये लोग किसी भी सैलरी बेस पर नहीं होते हैं, सारे लोग कमीशन बेस पर ही होते हैं, क्योंकि सहारा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये नहीं था कि हम एक कंपनी हैं। सहारा खुद को एक ग्रुप मानता था, और सहारा परिवार या फिर सहारा फैमिली करके खुद को बुलाता था। 1990 के एंड में बताया जाता है कि सहारा के पास देश भर में लाखों की संख्या में इन्वेस्टर हो जाते हैं। महज 12 सालों में ही कंपनी लाखों लोगों का भरोसा या फिर दिल कहें तो जीत लेती है। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर चल रही होगी कि ये लोग इन्वेस्टर को डेढ़ पैसा करके दे रहे थे, तो ये दे कहाँ से रहे थे, इतना पैसा ये कहाँ से ला रहे थे कि जो भी इनके पास इन्वेस्ट कर रहा था उसको उस टाइम तक पैसे जो होते थे वो डबल करके मिल जाते थे। इतना पैसा कहाँ से आता था वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये लोग यहाँ पे करते क्या है कि जो नए लोग आ रहे हैं उनका पैसा ये ले लेते थे, और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा ये वापस कर देते थे। उनको कुछ उसमें इंटरेस्ट ऐड करके उनको पैसा वापस दे देते थे, और जो नए लोग थे उनको और बोलते थे कि आप और लोगों को लेकर आइए, वो भी इन्वेस्ट करें। और जो पुराना इन्वेस्टर्स होता था उसको अपना पैसा मिल जाता है और बहुत बड़े इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, तो उसका भरोसा और भी मजबूत होता चला जाता है। तो होता क्या है कि मिला हुआ पैसा जो लोग थे वो खर्च नहीं करते हैं, उसमें मैक्सिमम यही हो रहा था कि वो जब अपना पैसा लेने जाते हैं तो वो पैसा फिर से वहाँ पे उनको इन्वेस्ट करवा दिया जाता था। उसका 10-20% वो ले आते थे, बाकी पैसा वहीं पे इन्वेस्ट कर देते थे। और इसी के साथ सहारा का जो ट्रस्ट है वो लोगों में इतना बढ़ चुका था कि सहारा से लोग पैसा बहुत कम निकाल रहे थे, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, और सहारा ग्रुप इसी तरीके से पूरा काम कर रहा होता है। ये भी बताया जाता है कि जब कंपनी बड़ी होने लगी तो इसके कुछ एम्प्लॉय भी बढ़ने लगे, तो सहारा उनके लिए कुछ नियम कानून भी बनाता है। ये नियम कानून होते हैं कि हर एम्प्लॉय एक दूसरे को सहारा प्रणाम करेगा, अपने राइट हैंड को अपनी चेस्ट पर रखेगा इस तरीके से और उसको प्रणाम करेगा। सुब्रत रॉय जो थे वो खुद को गरीबों का मसीहा दिखाना चाहते थे, और उनकी चाहत थी कि दुनिया का जो भी अमीर इंसान है वो उन्हें पहचाने, और आगे चलकर ऐसा होता भी है एक टाइम पे। अब ये रहता है दिसंबर 1993, और यही वो साल होता है जब सहारा अपना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, और ये होता है सहारा इंडिया एयरलाइंस को स्टार्ट करना। 2 बोइंग एयरक्राफ्ट के साथ ही अपनी एयर सर्विसेज जो होती हैं उनको लॉन्च कर देते हैं। अब साल आता है 1996, और ये वही साल होता है जिसमें सहारा पर पहली बार उंगली उठती है। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है और इस बात को दबा दिया जाता है। 1996 सहारा के ऊपर एक सवाल उठता है। सवाल ये था कि सहारा के कुछ डिपॉजिटर जो हैं वो जिन्होंने अलग अलग स्कीम में पैसा लगाया हुआ था, उनकी डिटेल लखनऊ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रसन्नजीत सिंह सहारा से मांगी थी। और जिन लोगों की डिटेल मांगी गई थी उसमें से कुछ पॉलिटिशियन थे। कंपनी ने डिटेल तो नहीं दी, पर उसके अगले ही दिन न्यूज़पेपर में उनके नाम निकलवा दिए। अब ये जो नाम थे ये न्यूज़पेपर में आने के बाद कुछ दिनों में होता क्या है कि जो इस मामले की जांच कर रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रसन्नजीत सिंह, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, और उनको आप समझ सकते हैं। आगे चल के उनका नाम भी आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कौन लोग थे। अब साल आ जाता है 2000, और 2000 आते आते ये जो सहारा के डिपॉजिटर्स लाखों में थे ये करोड़ों में हो जाते हैं। इस समय सहारा के पास लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक डिपॉजिटर हो चुके थे जो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहे थे सहारा में। और इसी साल सहारा न्यूज़ टीवी नाम से एक टीवी चैनल की शुरुआत करता है, और साल 2002 में सुब्रत रॉय एक ऐसी चीज़ करते हैं जिससे वो लाखों लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। साल 2002 में सहारा ने BCCI की इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना शुरू किया। अब भारत के जो खिलाड़ी होते थे उनकी जर्सी पर सहारा का लोगो लगा रहता था, और 2002 के बाद में सहारा में गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। और ये गड़बड़ ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें नई नई स्कीम में उलझाना शुरू कर दिया जाता है। ये तब किया जाता है जब वो स्कीम पूरी होने पर अपना पैसा लेने पहुंचते हैं, तब उन्हें अलग अलग स्कीम्स बताई जाती थी, और साथ ही ये बताया जाता था कि अगर आप इनमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगी। ये सारी चीज़ें सहारा में स्टार्ट हो जाती हैं। एक साल बीतता है, अब साल आ जाता है 2003, और इस साल सहारा क्या करता है, इनके जो एसेट्स होते हैं ये लगभग 32,000 करोड़ का नेटवर्थ हो चुका होता है, और लगभग 7 लाख एम्प्लॉय इसमें काम कर रहे होते हैं करंटली। अब साल आता है 2004। अब ध्यान से सुनिए, होता क्या है कि 2004 में सहारा श्री अपने 2 बेटों सीमांतो और सुशांतो की शादी करते हैं।
इनकी शादी लखनऊ से ही होती है और इस शादी में करीब तब के टाइम पर 552 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ये तब के टाइम की बात हो रही है, वो सदी अलग थी, वहाँ पर 1 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और इस शादी में भारत के लगभग सारे मंत्री, नेता, स्टार, दुनिया भर के ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनिल अंबानी, मुलायम सिंह यादव, ये सारे लोग इस शादी में बाकायदा बुलाए जाते हैं। करीब 10,000 मेहमान इस शादी में आते हैं। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि उस समय तक इस शादी से बड़ी शादी पूरे भारत में कहीं नहीं हुई थी। वो हुई थी नहीं हुई थी मुझे नहीं पता, आप मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा था कि आखिर ये जो पैसा था ये किसका था, ये जो पैसा है कहाँ से आ रहा है। ये जो साल था 2004, इस समय सहारा के डिपॉजिटर्स की जो संख्या होती है वो लगभग 6 करोड़ हो गई होती है और 6 करोड़ से ज़्यादा ही संख्या होती है। आप सोचिए कि 6 करोड़ लोग कंटिन्यूसली किसी एक फर्म में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, वो भी आंखें बंद करके, तो ये जो है पैसों का आंकड़ा कहाँ जाएगा। अगर तब के टाइम की अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग हर 17 भारतीयों में से एक ऐसा होता था जिसने सहारा में निवेश किया होता। और इसी साल सुब्रतो रॉय सहारा अलग अलग धार्मिक काम करते हैं, जैसे कि वो 121 लड़कियों की शादी करवाते हैं, जिससे पूरे देश की जो मीडिया होती है वो और कोई न्यूज़ नहीं दिखाती है, ना ही सहारा के खिलाफ कोई न्यूज़ दिखाती है। तो सुब्रतो रॉय का एक गोल्डन टाइम होता है, जैसे आज कुछ लोगों का है उनके खिलाफ कोई न्यूज़ नहीं चलती है, तो सेम टाइम चल रहा था सुब्रतो रॉय का। उसका एक रीज़न ये भी था कि उनका जो ऐड था वो न्यूज़ चैनलों और अखबारों को मिलता था, उसके चलते कोई भी खबर उनके खिलाफ नहीं चल सकती थी। बताया जाता है कि सुब्रतो रॉय एस्ट्रोलॉजी में बहुत यकीन करते थे। एक जो पंडित होते हैं गोरखपुर के, जिनका नाम होता है कृष्ण मुरारी मिश्र, वो इन्हें जो भी बातें बताते थे ये उसी पर यकीन करते थे और साथ ही कोई भी काम उनकी राय के बिना नहीं करते थे। अब साल आ जाता है 2005 और यही वही साल होता है जिसमें सहारा का अब नसीब बिगड़ने लगता है। होता क्या है कि ये जो रूरल एरियाज होते हैं जहाँ पे सहारा के एजेंट पैसे जमा करा रहे होते हैं, तो कहा जाता है कि अब आप एजेंट्स के पास कोई भी पैसा जमा नहीं करेगा। या सहारा की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, फिर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि हम पैसा जमा कहाँ करेंगे, तो उनके लिए कहा जाता है कि सहारा का जो आपके पास ऑफिस होगा आप उसी में जाके पैसा जमा करेंगे। पर होता क्या है कि जो गरीब आदमी होता है ना, उसके पास इतना पैसा था नहीं कि वो रोज़ वहाँ पर जाए और वो अपना लाइन में लगे पैसे जमा करे, वहाँ पे डिपॉजिट करे पैसे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। और इनका जो ऑफिस था ये हर गाँव में होता नहीं था। जब सहारा की तरफ से स्टेटमेंट आता है तो ये जो गरीब लोग रोज़ जो पैसे जमा करते थे या फिर इनके इन्वेस्टर्स थे, जब ये लोग पैसे जमा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि उन लोगों पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया जाता है और उन पर पेनाल्टीज लगा दी जाती हैं। और पेनाल्टीज लगने के साथ उनको एक एक नोटिस भेज दिया जाता है सहारा की तरफ से। और नोटिस में लिखा होता था कि अगर आप अपनी जो किस्त है वो टाइम टू टाइम जमा नहीं करोगे तो आपका जितना भी पैसा है सहारा की बैंक में वो सारा पैसा जब्त कर लिया जाएगा। और ये वही चीज़ें होती हैं जो सहारा को लोगों के दिलों से निकालने लगती हैं और उसका जो एक आम आदमी होता है उसका भरोसा टूटने लगता है सहारा को लेकर। और इन्वेस्टर की जो संख्या होती है वो डाउन होती जाती है और बहुत ही कम लोग बचे होते हैं जो सहारा में अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और यही वो टाइम होता है जब लोग सहारा से अपना पैसा मांगने लगते हैं। तो सहारा में क्या होता है कि वो लोग पैसा वापस नहीं करते हैं, लेकिन सहारा बिल्कुल रुकता नहीं है और लगातार इन्वेस्ट करता रहता है। सहारा ग्रुप बहुत बड़ा होता चला जाता है। अभी ईयर आता है 2006, इसमें पुणे में 10,000 एकड़ में एक बहुत ही आलीशान सिटी बनाई जाती है। देखने के लायक इसके बाद 360 एकड़ में एक शहर बना दिया जाता है सहारा सिटी के नाम से लखनऊ में, जो कि आज भी आप लखनऊ आते हैं तो वो शहर आपको मिलेगा। इसके बाद इसी सिटी में सुब्रतो रॉय का घर होता है जो इतना आलीशान बनाया जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की सेम नकल की जाती है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। साथ में यही वो साल होता है जब सहारा अपनी एयरलाइंस को बेच देता है और जेट एयरबेस इस एयरलाइन को खरीद लेता है करीब 1450,000 करोड़ में। इनका जो BCCI के साथ में एग्रीमेंट चल रहा था उसे ये एक्सटेंड करते हैं 4 सालों के लिए और ये एग्रीमेंट 313 करोड़ का होता है तब के टाइम पे। और ईयर 2007 आते आते सहारा के पास 22,000 एकड़ ज़मीन हुआ करती थी जिसकी वैल्यू टोटल लगभग 64,000 करोड़ होती है। इधर क्या होता है कि सहारा ग्रुप लोगों को उनका पैसा देना बंद कर देता है। जो लोग आते हैं सहारा के पास उनको उनका पैसा नहीं दिया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग अपना बिजनेस जो होता है उसको बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है सहारा और सुब्रतो रॉय दोनों के लिए। लेकिन 2007 में ही सहारा अपनी 2 कंपनियों को पब्लिक करता है
अभी तक क्या था कि सहारा एक प्राइवेटली ग्रुप की तरह काम कर रहा होता है और किसी को भी ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होता है कि ये कंपनी किस तरीके से अपना पैसा कहाँ से ले आती है, कहाँ से इन्वेस्ट करवाती है। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पब्लिक में नहीं होती हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये अपनी कंपनी को लिस्ट कराने जाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहाँ पर इनसे डिटेल मांगी जाती है। यही वो टाइम होता है जब ये अपनी कंपनियों को इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के जाते हैं, तो कंपनियों की डिटेल भी देनी होती है। तो जब डिटेल दी जाती है तो इन्हें क्रॉस चेक किया जाता है, तो इसमें बहुत सारी खामियां निकलती हैं। इसी के चलते करीब 2 सालों के अंदर 9 सितंबर 2009 को भारत की रेगुलेटरी यानी कि सेबी SEBI की नज़र सहारा के ऊपर पड़ती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें सही नहीं हैं और कुछ तो गड़बड़ चल रहा है सहारा के अंदर। इसी के साथ सेबी के पास जनवरी 2010 में 2 कंप्लेंट्स आती हैं अलग अलग नामों से। एक होता है रोशनलाल और दूसरा होता है कलावती। इन 2 इन्वेस्टरों की ऐसी 2 कंप्लेंट आती हैं सेबी के पास, जिसके बाद सेबी का शक और मजबूत हो जाता है सहारा को लेकर। इसी के बाद ये जो पूरा मुद्दा होता है ये सहारा का मीडिया में भी आना शुरू हो जाता है। जब खबरें मीडिया में आनी शुरू होती हैं तो सहारा और सुब्रतो रॉय की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। अब सुब्रतो रॉय को सेबी के ऑफिस बुलाया जाता है मुंबई में और उनसे पूछताछ की जाती है और इसके बाद सेबी अपना स्टेटमेंट जारी करता है, जिसमें बताया जाता है कि कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर देखते हुए, सब कुछ खंगालते हुए हमें पता चला है कि सहारा के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो गलत तरीके से चल रहा है। और साथ में सेबी ये भी बताता है कि इन्वेस्टर्स के बारे में सहारा के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसके बाद सहारा पे सेबी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता है कि सहारा ने अभी तक 24,000 करोड़ रुपए जो पब्लिक के थे वो उनको वापस नहीं किए, यानी कि लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं टोटल 24,000 करोड़ रुपए जो हैं वो वापस नहीं हुए हैं। और ये आरोप लगने के बाद में सेबी की तरफ से एक केस सुप्रीम कोर्ट में डाला जाता है और इस केस को भेज दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट जाने के बाद सुब्रतो रॉय का कहना है कि ये जो पूरा मैटर है कोई पब्लिक मैटर नहीं है, हमारा सहारा परिवार का मैटर है। वो इस तरीके की यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। उनका कहना होता है कि हमारा प्राइवेट इशू है, हम इसे खुद ही सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 24,000 करोड़ की बात चल रही थी और यहाँ पे सारा श्री कह रहे थे कि ये उनका खुद का अपना मैटर है। सेबी की तरफ से जो वकील होते हैं उनका नाम होता है सीनियर अधिवक्ता अरविंद दतार और उनके सामने सहारा के भी वकील खड़े होते हैं और उनकी पूरी फौज खड़ी होती है सहारा की। साथ ही वो देश के सबसे बड़े वकीलों को लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा होता है, तब तक यहाँ पर सुब्रतो रॉय क्या करते हैं, ये न्यूयॉर्क में एक बहुत ही मशहूर प्लाजा होटल और लंदन का जो ग्रॉस मेंबर हाउस होता है उसके अंदर ये बहुत ही कंट्रोल्ड स्टॉक खरीद लेते हैं। साथ ही ये 2010 का साल होता है जिसमें करीब 16,702 करोड़ रुपए में पुणे में एक IPL टीम खरीद लेते हैं। इसी के साथ सहारा इंडिया हॉकी टीम को भी स्पॉन्सर करता है और जो विजय माल्या की वन रेस टीम थी ये लोग उसमें भी निवेश करने लगते हैं। उसमें इन्वेस्टमेंट ये कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं। ये चीज़ें लगातार ये लोग कर रहे थे। इधर केस जो होता है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका होता है। तो कुल मिला के ये लोग एक तरफ अलग अलग निवेश किए जा रहे थे, दूसरी तरफ इन पे जनता का पैसा ना लौटाने का आरोप भी लग रहा था। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सहारा पर जो आरोप होता है वो ये होता है कि आपने लगभग 10 लाख एजेंट्स के थ्रू आपके 2,900 ब्रांचेस में लगभग 3 करोड़ लोगों का 24,000 करोड़ रुपए जो आपने लिए हैं वो अभी तक आपने वापस नहीं किए हैं। तो यहीं से अब पहली बार एक डिमांड उठना शुरू हो जाती है कि आपको ये सारा पैसा जो भी है 24,000 करोड़ आपको वापस करना पड़ेगा। और इसी के साथ 31 अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें कहा जाता है कि 3 करोड़ लोगों का पैसा है, आपके पास 24,000 करोड़ वो आपको वापस करना ही होगा, क्योंकि ये पैसा प्राइवेट इशू नहीं है, ये पब्लिक का इशू है। और ये जो 24,000 करोड़ रुपए होते हैं इन पे पेनल्टी भी लगने लगती है और धीरे धीरे ये भारत की सबसे बड़ी पेनल्टीज में से एक लग जाती है। अब तक इससे ज़्यादा पेनल्टी किसी के ऊपर नहीं लगी है। लेकिन अब तक सुब्रतो रॉय सहारा क्या करना शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि हमने 20,000 करोड़ रुपए पहले ही लौटा दिए हैं। लेकिन अब सुब्रतो रॉय का क्या कहना शुरू करते हैं, ये कहते हैं कि हमने 20,000 करोड़ रुपए पहले ही लौटा दिया है उन लोगों का, और वो भी कैश में। 90% इसका जो अमाउंट है वो हमने कैश में लौटाया है। तो जब ये स्टेटमेंट सहारा से आता है तो इस स्टेटमेंट पर ना ही सुप्रीम कोर्ट को यकीन होता है और ना ही सेबी को इस बात पर यकीन होता है।
और ना ही लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि सहारा इतना सारा पैसा कैश में कैसे वापस कर सकता है। किसी के पास में पैसा नहीं आया होता है और ना ही सहारा के पास इस बात का कोई प्रूफ होता है, तो इसके बाद सेबी इन पे प्रेशर डालना शुरू करती है और प्रूफ मांगना स्टार्ट कर देती है। इस बात को लेकर ये लोग बहुत बहस करते हैं कि सेबी को चैलेंज करते हुए सहारा ग्रुप ने 127 ट्रकों में, याद रखिए ये संख्या 127 ट्रकों की थी, जिसमें 31,600 अलग अलग कार्टून्स भर के, यानी कि बड़े गत्ते भर के करीब 3 करोड़ एप्लीकेशन और 2 करोड़ रेडिप्शंस वाउचर जो होते हैं, और उनको 127 ट्रकों में भर के सहारा ने इनको सेबी ऑफिस में पहुंचा दिया मुंबई। इन चीज़ों के चलते मुंबई के आउटर एरिया में जाम लग चुका था, क्योंकि ये लोग इस बात को जानते थे कि ये करोड़ों डॉक्यूमेंट है, इनको वेरीफाई करना सेबी के लिए आसान नहीं होगा, ना ही सेबी इनको वेरीफाई कर पाएगा। अब एक तरीके से मान सकते हैं कि सहारा श्री ने सीधे चैलेंज कर दिया था सेबी को। इसी के साथ 12 सितंबर 2012 को सहारा अपना एक स्टेटमेंट रिलीज करता है। उन्होंने बताया कि हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें आगे जाके पेमेंट सेटल करने के लिए लगेंगे। तो लगातार लोग फोटोकॉपी कर रहे होते हैं, 20 ऐसी फोटोकॉपी की मशीनें रखी जाती हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कई सारे महीने या साल भी लग सकते हैं, ये वहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं। उधर सेबी क्या करता है कि जो सहारा की तरफ से डॉक्यूमेंट आए होते हैं उनको सेबी वेरीफाई करना शुरू कर देता है, और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे नाम निकलते हैं जो फर्जी होते हैं। 20,000 सैंपल डिपॉजिटर को निकाला जाता है और उनको नोटिस भेजा जाता है सेबी की तरफ से, जिसके बाद ये 20,000 डिपॉजिटर्स को लेटर भेजे गए थे, उसमें से केवल 68 जो डिपॉजिटर्स थे उनका रिप्लाई आता है, और 8,000 डिपॉजिटर्स का लेटर वापस सेबी के ऑफिस आ जाता है, क्योंकि उनका नाम या एड्रेस मैच नहीं हो रहा था। इससे एक बात साफ हो जाती है कि ये जो डिपॉजिटर्स थे ये सारे फर्जी नाम दिए गए थे सहारा की तरफ से। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे एक खड़ा होता है कि अगर सहारा के पास कभी इतने डिपॉजिटर थे ही नहीं, तो सहारा कहाँ से इतना पैसा ला रहा था? क्या ये पैसा सरकारों का था, या फिर ये बड़े बिजनेसमैन का पैसा था जो ब्लैक मनी था, वहाँ से वाइट किया जा रहा था? ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा था? इसके बीच में सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो सहारा श्री सुब्रतो रॉय अलग अलग टीवी चैनल्स पर जाके अपना इंटरव्यू देने लगते हैं, साथ ही अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी समय सहारा श्री अपने जो 10 लाख एम्प्लॉय होते हैं उन्हें एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और साथ मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ये इस तरीके से अपनी देश भक्ति दिखा रहे होते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें इनके काम नहीं आने वाली थी। क्या है कि साल 2013 आते आते इनकी बीसीसीआई के साथ जो स्पॉन्सरशिप थी उसका जो एग्रीमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ जो उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा होता है, इसके साथ इनका सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा होता है उसमें ये क्या करते हैं कि कभी भी किसी भी पेशी में कोर्ट तक नहीं जाते हैं, वहाँ पे न जाते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की जो इनको चीज़ें रिसीव होती हैं उनका कोई भी आंसर नहीं करते हैं। तो उससे होता क्या है, तो इसी के चलते सहारा श्री को सुब्रतो रॉय को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये दिन होता है 28 फरवरी 2014। इसी दिन सहारा श्री को लखनऊ से अरेस्ट किया जाता है। 65 साल के सहारा श्री को तिहाड़ के जेल नंबर 3 के वार्ड नंबर 4 में, जो कि 5x12 का एक सेल होता है, उसमें इनको रखा जाता है। बताया जाता है कि सुब्रतो रॉय सहारा को जब लखनऊ से अरेस्ट किया गया तो उस समय सहारा की नेटवर्थ जो होती है वो करीब 68,000 करोड़ रुपए होती है, 68,000 करोड़ रुपए होती है, और लगभग 10 लाख ऐसे लोग होते हैं जो सहारा के लिए काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये जेल में किताब भी लिखते हैं। बाद में करीब 2 सालों के बाद 6 मई 2016 को सुब्रतो रॉय को पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। बाद में उन्हें बेल दे दी जाती है। ये एक चीज़ अच्छी भी करते हैं, जब ये जेल से वापस आते हैं तो ये देश छोड़कर नहीं भागते हैं। जेल से आने के बाद ये कई सारी प्रॉपर्टीज़ को बेचते हैं और करीब $2.1 बिलियन जुटा लेते हैं। लेकिन ये लगभग 2017 आ चुका होता है और जो अमाउंट होता है काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका पैसा अभी तक नहीं मिला होता है और ना ही अभी तक मिला है। और साल आता है 2023 में देश के गृह मंत्री अमित शाह सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करते हैं और बताया जाता है कि जो भी पैसा फंसा हुआ है वो आगे चलकर आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, आपको पैसा मिलता है नहीं मिलता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपकी रोजाना ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ।